हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। यूनिट फर्स्ट में पिछले लेक्चर में हमने पाचन की कार्यकी को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट में थर्ड चैप्टर रुधिर परिसंचरण की कार्यकी को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि का हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। अब रक्त स्कंदन होता क्या है, इसे ही बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। रक्त स्कंदन को ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है, ब्लड कोएगुलेशन इसे बोला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग भी इसे बोला जाता है, ब्लड कोएगुलेशन भी इसे बोला जाता है। थक्का जो बनता है वो क्लॉटिंग है, और जो आपस में जो RW प्लेटलेट्स है, फाइब्रिनोजन है, ये आपस में मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसे समूहन या कोएगुलेशन बोला जाता है। अब जनरली है क्या ये रुधिर स्कंदन, रक्त स्कंदन होता क्या है? हमारे चोट लगने पर बॉडी के अंदर जो वेसल्स पाई जा रही हैं, रुधिर वाहिकाएं जो हैं वो कट जाती हैं। यानी चोट लगने के कारण जो वेसल्स है वो कटेगी, तो उसके कटने के कारण क्या होगा, वो जब कट जाती है तो वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। उस ब्लड को बहने से रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को रक्त स्कंदन या रुधिर स्कंदन के नाम से जाना जाता है। यानी जो ब्लड वेसल्स है उनमें चोट लगने के बाद जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रोसेस होगी उसे हम रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब 3 तरह से ब्लड का सिक्रेशन हमारी बॉडी में से हो सकता है। ब्लड जैसे कटेगी 3 तरह की वाहिकाएं कट सकती हैं। मेनली जो वाहिकाएं कटती है, फर्स्ट धमनी के कटने से रक्त स्त्रवण हो सकता है। सेकंड, शिरा के कटने से रक्त बाहर निकलना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, जो कैपिलरीज पाई जाती है उनके कटने से ब्लड क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। आर्टरी के कटने से, वीन शिरा के कटने से, कैपिलरीज जो होती हैं सबसे बारीक जो नलिकाएं हैं उनके कटने से ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। धमनी से जो रक्त बाहर निकलेगा, जैसे इस जगह पर आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलेगा इसमें से रक्त तेज गति से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जो आर्टरीज है, धमनी है, उनके अंदर एक प्रेशर होता है। आर्टरी कटेगी तो प्रेशर जो था उनके अंदर, उसके कारण तेजी से ब्लड बाहर निकलेगा। शिरा जो है, इसमें रक्त धमनी की तुलना में धीमी गति से बाहर निकलेगा। शिरा से जो रक्त, शिरा यदि कोई कटेगी तो उसमें से जो ब्लड है वो धीमी गति से कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। तीसरा, कैपिलरी में सबसे धीमी गति से ब्लड निकलेगा, सबसे धीमी गति से ब्लड निकलेगा, सबसे धीमी गति से रक्त बाहर निकलता है। तो तीनों प्रोसेस का हमें ध्यान रखना है। 3 तरह की वाहिकाएं मेनली कटेगी। धमनी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ यदि कट लग गया हमारे, यहाँ कट लगने पर तेज गति से ब्लड की फ्लोइंग बाहर होगी। शिरा, यहाँ पर जो वीन प्रेजेंट है, वीन यदि कटेगी तो वीन के कटने के कारण जो ब्लड है धमनी की तुलना में थोड़ी धीमी गति से बाहर निकलता है। कैपिलरीज, इस वाले पार्ट के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ यदि कोई चोट लगेगी तो ब्लड सबसे धीमी गति से बाहर निकलेगा। धमनी में से तेज गति से बाहर निकल रहा है, इसलिए धमनी से रक्त ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए जैसे यहाँ कट लगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस भाग को बांध देते हैं जिससे धमनी से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकले। और ये बांधना जो है कुछ समय के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि जहाँ से ब्लड निकल रहा है धमनी में से, उसके ऊपर के भाग को यदि हमने बांध दिया तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। जो ऊतक हैं, कट वाले भाग के ऊपर वाले जो ऊतक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए हम धमनी के रक्त के प्रवाह को धीमा करने के लिए उसे जिस जगह कट है वहाँ से ऊपर से उसे बांध देते हैं। तो 3 जो वाहिकाएं हैं उनमें से ब्लड बाहर निकलेगा।
अब इस ब्लड को बाहर निकलने से रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि ब्लड बाहर निकल गया तो जो ब्लड की जो बॉडी है उसके अंदर जो दैहिक तरल है उसके अंदर कमी होगी, ब्लड का बाहर ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाएगा, उसके कारण जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए, ब्लड को बाहर निकलने से रोकने के लिए, ज़्यादा मात्रा में ब्लड बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कौन सी क्रियाविधि पाई जाती है? रक्त स्कंदन की क्रियाविधि प्रेजेंट होती है। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि या रक्त स्कंदन की प्रोसेस पाई जाती है। और जिस क्रिया के द्वारा, यानी जो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो जिस क्रिया के द्वारा बॉडी में संपन्न होगी उस प्रोसेस को बोला जाता है हीमोस्टेसिस। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हीमोस्टेसिस। यानी जो रक्त स्कंदन है, रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस है पूरी, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस के नाम से रक्त स्कंदन की प्रोसेस को जाना जाता है। अब हीमोस्टेसिस में क्या होता है? मेनली हीमोस्टेसिस में 3 तरह की प्रोसेस होगी। जैसे पहली प्रोसेस में क्या होगा? कोई वाहिका कटेगी। जैसे हमने एक वाहिका को बनाया, ये एक वेसल है, इस वेसल के इस भाग में ये भाग थोड़ा सा क्या हो गया? कट गया। इस जगह से ये वाहिका क्या हो गई? कट गई। कटने पर सबसे पहला काम इसके अंदर क्या होगा? जो जनरली जो ब्लड वेसल इस तरह की थी, ये सामान्य थी, यहाँ पर इसमें क्या लगा? कट लगा। तो सबसे पहली प्रोसेस ये होगी, कट वाला जो भाग है, ये कट वाला हिस्सा है, इस कट वाले हिस्से के बाद जो ये वेसल्स है ये थोड़ी क्या हो जाती है? इसका आकार या डायमीटर कम हो जाता है। इसका डायमीटर कम हो जाएगा। यानी सिंपल वे में बोलना चाहे तो ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जहाँ से कट लगा है उस भाग से आगे वेसल सिकुड़ जाएगी, जिससे कम मात्रा में रक्त बाहर निकल पाए। सबसे पहले प्रोसेस ये होगी, वाहिका जो है जिस जगह से कट लगा है उसके आगे से वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ब्लड का बाहर लॉस नहीं हो। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वाहिका का क्या हो जाना? संकुचित हो जाना। कोई सी वेसल हो सकती है, धमनी भी, शिरा भी, या कैपिलरी जो है केशिका भी हो सकती है। सबसे पहले संकुचित होगी, इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट तो इसके अंदर क्या हुआ? वाहिका का संकुचन। वाहिका का क्या हो गया? संकुचन। वाहिका का संकुचन होगा। इसके बाद क्या होगा? जो कट वाला पार्ट है, जो कट वाला हिस्सा है, इस हिस्से से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ रसायन हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो इस पार्ट से निकलते हैं, जो इस कटे हुए हिस्से से निकलते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं? जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाई जा रही हैं, बिंबाणु जो ब्लड के अंदर उपस्थित हैं, उनके अंदर चेंजेस ला देते हैं। पहले जो बिंबाणु थे, जनरली हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स इस तरह की शेप के हैं, तो जो केमिकल निकलेंगे वो इन्हें इस तरह की स्पाइनी शेप के अंदर बदल देंगे। प्लेटलेट्स को किस तरह की शेप के अंदर चेंज कर देते हैं? स्पाइनी शेप के अंदर इनको चेंज कर देंगे। स्पाइनी का मतलब होता है कांटेदार स्ट्रक्चर के अंदर इसको चेंज कर देते हैं। दूसरा, ये जो कांटेदार स्ट्रक्चर है, इनके कारण जो प्लेटलेट्स है वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो दूसरी प्रोसेस क्या होगी? पहला वाहिका का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर कटे हुए भाग से, कटा हुआ जो भाग है, कटे हुए भाग से रसायन निकलते हैं, रसायनों का निष्कासन, कुछ केमिकल्स का निष्कासन होगा। ये केमिकल्स क्या करेंगे? जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में बह रही है, उन प्लेटलेट्स को इन शेप में चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट जो होगी इसके अंदर, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? जो प्लेटलेट्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाएगी, इस तरह की प्लेटलेट्स हो जाती है। और ये प्लेटलेट्स कटे हुए भाग पर, जैसे कटा हुआ भाग है, यहाँ पर आकर क्या हो जाती है? आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है।
इस तरह से आकर प्लेटलेट्स जो कटे हुआ भाग है उस पर चिपक जाएगी। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगी, जो रसायन या सिक्रेट हुए हैं कटे हुए भाग से, वो केमिकल या रसायन क्या करते हैं, रसायन प्लेटलेट्स के अंदर परिवर्तन करते हैं जिससे इनका आकार व संरचना बदलती है, व ये आपस में मिलकर कटे हुए भाग पर चिपक जाती है, ये सेकंड प्रोसेस होगी। यानी प्लेटलेट्स का क्लॉट बनता है, यानी प्लेटलेट्स का क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेटलेट्स का इसके अंदर क्लॉट बनेगा। प्लेटलेट्स के क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, प्लेटलेट्स का क्लॉट बन गया इसके अंदर। इसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी जो है होम्योस्टेसिस है, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक हीमोस्टेसिस। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक हीमोस्टेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आगे क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंदर क्या होगी, ये जो प्राइमरी जो ये बना है इसके बाद क्या होगा, अब ये कुछ समय के लिए इसको रोक सकती है, प्लेटलेट्स कुछ समय के लिए ब्लड को बहने से रोकेगी। नेक्स्ट चेंज क्या होता है, जो केमिकल्स सिक्रेट हुए थे यहाँ पर, वो केमिकल्स और जो ये प्लेटलेट्स ने मिलकर जो क्लॉट बनाया है, इनके द्वारा रक्त में उपस्थित कुछ कारकों को एक्टिव किया जाता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया जाएगा, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन में चेंज करेगा, उससे फाइब्रिन बनेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो ये कटा हुआ भाग था, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये कटा हुआ भाग है यहाँ पर, इस भाग में ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स यहाँ पर आ गई, प्लेटलेट्स का क्या बन गया, क्लॉट बन गया। इसके बनने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो ये कारक हैं, जो केमिकल सिक्रेट हुए हैं, प्लेटलेट्स का जो क्लॉट बना है, ये सभी आपस में मिलकर ब्लड के अंदर कुछ स्कंदन कारकों को एक्टिव करते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिव करते हैं, जिनके द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया जाता है। जो फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देता है, फाइब्रिन में चेंज कर देगा। तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होगा, और फाइब्रिन एक एगुलेंसिल स्ट्रक्चर है, वो फाइब्रिन इसके यहाँ आकर इस तरह से एक जाल का निर्माण कर लेंगे, एक जाल बना देंगे, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी, और इस जाल में जो ब्लड की आरबीसी है वो फंस जाती है। एक जाल या नेट यहाँ पर बन जाएगा, और इस जाल के अंदर ब्लड की आरबीसी यहाँ पर फंस जाती है। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो प्लेटलेट्स का थक्का तथा रसायन फाइब्रिनोजन से, ब्लड में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देते हैं। फाइब्रिनोजन को किसके अंदर चेंज कर देंगे, फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो है ये एगुलेंशियल है, फाइब्रिन एकलक या रेशे बनते हैं, फाइब्रिन रेशों का निर्माण होगा। ये फाइब्रिन एगुलेंशियल है, ये फाइब्रिन क्लॉट, जो प्लेटलेट्स का क्लॉट जो है, प्लेटलेट्स का जो क्लॉट पाया जा रहा है, प्लेटलेट्स के क्लॉट के ऊपर जाल बना देते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है,
तो ये 3 प्रोसेस, और इस जो रक्त का जो थक्का बना है, इस थक्के के अंदर क्या होगा, जो आरबीसी वगैरह है वो आरबीसी इसके अंदर आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है, इस जाल के अंदर फंस जाएगी, जाल के अंदर फंसेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ब्लड का क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस के अंदर ये 3 प्रमुख क्रियाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जैसे कोई वेसल है, उसके अंदर कट लगा, चोट लगी, चोट लगने पर क्या हुआ, ये वाला जो भाग है ये टूटा तो क्या होगा, जो सबसे पहले जो वाहिका है जहाँ से टूटी है उसके आगे से क्या हो जाएगी, संकुचित, जिससे ब्लड कम मात्रा में निकले। उसके बाद जो कटा हुआ भाग है उससे कुछ केमिकल का सिक्रेशन होगा, वो केमिकल क्या करते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर चेंज करेंगे, प्लेटलेट्स की आकृति को कांटों जैसी स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, और कांटों जैसी जब स्ट्रक्चर बदलेगी, कांटे के जैसी जब स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो कांटे जैसी स्ट्रक्चर होने के कारण ये प्लेटलेट्स चिपचिपी स्टिकी हो जाती है। रसायन प्लेटलेट्स के अंदर चेंज करेंगे, आकार संरचना बदलेगी, आपस में मिलकर ये कटे हुए भाग पर प्लेटलेट्स चिपक जाती है, यानी यहाँ पर प्लेटलेट्स का थक्का बनता है। पहले प्लेटलेट्स का क्या बन गया, थक्का, सेकंड में। फिर इसके बाद क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं, जो क्लॉट बना है वो, और जो केमिकल हैं जो सिक्रेट हुए हैं, अब प्लेटलेट्स कुछ समय तक रोक पाएगी ब्लड की फ्लोइंग को, आगे जो है इसको रोकने के लिए, आगे इस प्रोसेस को सही प्रकार से सही तरीके से करने के लिए क्या होगा, प्लेटलेट्स का थक्का और रसायन ब्लड में उपस्थित जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में बदलेंगे। फाइब्रिन जो है एक एगोलनशील है, संरचना है, एगोलनशील स्ट्रक्चर है, रेशे बनाती है। ये फाइब्रिन प्लेटलेट्स के क्लॉट के ऊपर क्या बना देते हैं, एक जाल, आपस में जुड़कर एक जाल बना देंगे, और ये जो जाल है इसके अंदर आरबीसी फंस जाती है, जिससे ब्लड का क्लॉट या फिर थक्का बन जाता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है। और जो स्टार्टिंग में जो होता है थक्का रेड कलर का दिखाई देता है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी फंसी है, आरबीसी का कलर रेड होता है, इसलिए स्टार्टिंग में एक क्लॉट या थक्का कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का हमें दिखाई देगा। तो ये हीमोस्टेसिस प्रोसेस है, शॉर्ट में हमने इसके बारे में इसके अंदर पढ़ा है। अब ये जो प्रोसेस है हीमोस्टेसिस की, रक्त स्कंदन की जो सभी क्रियाएं हैं, ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया है एक जटिल क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी। यानी ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक दो अभिक्रियाओं, एक दो रिएक्शन से कंप्लीट हो जाए। जटिल होने का कारण क्या है, इसकी जटिलता इस कारण से है क्योंकि यदि ये जटिल नहीं होती तो बॉडी के अंदर यदि मान लो अंदर कोई कट लग जाता तो वहाँ क्लॉट जम जाता तो थ्रोम्बोसिस हो जाता, और अंदर ही वो क्या है, ब्लड के फ्लो को रोक देता। इसलिए इसकी क्रियाविधि एक जटिल क्रियाविधि है। यहाँ बहुत सारी क्रियाएं आपस में मिली होती है, आपस में मिक्स होती है। इसलिए जो ये हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है इसे कैस्केड कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, कैस्केड के नाम से जाना जाता है। कैस्केड शब्द का मतलब होता है अनेक अभिक्रियाओं का जाल, अनेक अभिक्रियाओं का जाल। यानी ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में बहुत सारी अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं इसमें शामिल हैं, बहुत सारी अभिक्रियाओं का जाल है यहाँ पर। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसकी क्रियाविधि को कैस्केड के नाम से जानते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ये जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है, टू मच होना, अधिक होना भी हानिकारक होता है और कम होना भी हानिकारक होता है। किस प्रकार से हानिकारक होगा, यदि ये जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है यह अत्यधिक हो रही है शरीर में, क्लॉटिंग जो है अधिक मात्रा में शरीर के अंदर हो रही है, तो रक्त वाहिकाओं के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या बन जाएंगे, क्लॉट। यानी ब्लड वेसल्स जो है हमारी रक्त वाहिका जो है उनके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस क्लॉट के फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी जो वाहिका है हमारे शरीर के अंदर, जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही है उसके अंदर क्लॉट जब बन जाता है इस तरह का,
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। ये कंडीशन भी बॉडी के अंदर पाई जाती है। अधिक मात्रा में यदि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस हो रही है, यदि कम मात्रा में होगी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, कम मात्रा में होने से क्या होगा, रक्त का अधिक स्त्रवण होगा। चोट वगैरह लगने पर अधिक रक्त जो है अधिक मात्रा में स्रावित होगा। ये कंडीशन एक डिजीज के अंदर पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया के नाम से इस कंडीशन को जाना जाता है। यानी रक्त का अधिक मात्रा में निकलना, ब्लड अधिक मात्रा में जो कटे हुए भाग से निकलेगा। जल्दी यदि क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा और उस ज़्यादा ब्लड के लॉस के कारण उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो क्लॉटिंग की प्रोसेस एक निश्चित वे में होना ज़रूरी है, सही प्रकार से होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा हुई तो थ्रोम्बोसिस कंडीशन आएगी, अंदर ब्लड के वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाएंगे, ब्लड का फ्लो नहीं होगा। जैसे कोरोनरी आर्टरी के अंदर यदि थ्रोम्बोसिस हो गया, हृदय की जो धमनी है उसके अंदर हो गया, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। कम मात्रा में यदि ये प्रोसेस होगी, रक्त का अधिक स्त्रवण होगा, चोट लगने पर ज़्यादा रक्त बहेगा तो उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाता है। तो अत्यधिक है तो थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो जाती है, कम है तो हीमोफीलिया हो जाएगी। दोनों ही हानिकारक हैं। इसलिए जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है एक निश्चित तरीके से एक संतुलित रूप में होना ज़रूरी है, और इसे संतुलित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सिस्टम जो पाया जा रहा है वो सिस्टम क्या करता है, इसको बैलेंस वे में चलाने का काम करता है। यानी क्लॉट के निर्माण की गति को कंट्रोल करता है, क्लॉट का निर्माण सही तरीके से हो, क्लॉटिंग सही तरीके से हो, उसे नियंत्रित करता है। सेकंड, जब क्लॉट बन गया, वो चोट सही हो गई, तो उसके बाद उस क्लॉट को हटाने का भी काम करता है। एक एंजाइम होता है प्लाज्मिन, जब चोट सही हो जाती है तो जो क्लॉट जमा है उस क्लॉट को हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मिन। तो एक कंट्रोल वे में इस तरीके को संपन्न किया जाता है। और जो अभिक्रियाओं का जाल, पूरी बहुत सारी अभिक्रियाएं इसको बनाने में काम में आती है, उन सभी अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, कैस्केड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। एक संतुलित रूप से इसका होना जरूरी है। होमोस्टेसिस जो प्रोसेस है इसका संतुलित तरीके से होना जरूरी होता है, क्योंकि यदि ये असंतुलित तरीके से हुई, असंतुलित तरीके से यदि ये संपन्न होगी तो अत्यधिक हुई तो थ्रोम्बोसिस की कंडीशन आ जाएगी, और कम मात्रा में हुई तो हीमोफीलिया की, जो दोनों ही स्थिति जो ह्यूमन है उसके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मनुष्य के लिए ये दोनों ही कंडीशन हानिकारक है। अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है हीमोस्टेसिस, 3 तरह की प्रक्रियाएं इसके अंदर होंगी। तीनों प्रक्रियाओं को हमने प्रोसेसेस को पढ़ लिया। अभिक्रियाओं का एक जाल चलता है, उस अभिक्रियाओं के जाल को, ये प्रमुख अभिक्रिया, इसके अलावा बहुत सारा जाल, बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें रुधिर स्कंदन कारक या रक्त स्कंदन कारक के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो फैक्टर्स इनके अंदर इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी अभिक्रियाओं का जाल है जिसे हमने क्या नाम दिया, कैस्केड। एक संतुलित तरीके से होना जरूरी है। अत्यधिक हुई तो क्लॉट बन जाएगा, कम हुई तो क्या, अत्यधिक हुई थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो जाएगी, कम हुई तो कौन सी डिजीज हो जाती है, हीमोफीलिया डिजीज इसके अंदर हो जाएगी। इसलिए इनका एक संतुलित वे में चलना जरूरी है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर इसे संतुलित तरीके से चलाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया का संतुलन किया जाएगा। सेकंड, क्लॉट बनने के बाद उस जब घाव पूरी तरह भर जाता है तो उसको हटाने का काम भी किया जाता है। उसको हटाने का काम एक प्रोटीन होता है प्लाज्मिन, वो प्लाज्मिन प्रोटीन जब चोट सही हो जाती है तो उसके बाद उस क्लॉट को क्या कर देता है, वहाँ से हटा देता है। अब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होती है उसे हम आगे स्टडी करेंगे, किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को आगे संपन्न किया जाता है, किस तरह से इसकी क्रियाविधि कंप्लीट होगी।